बाजार में 3 दिन से जारी तेजी बजट से ठीक पहले थम सी गई। निफ्टी, सेंसेक्स या दूसरे अहम इंडेक्स सारे लाल निशान में बंद हुए। आखिर क्यों? इस गिरावट के पीछे कहीं बजट का हाथ तो नहीं है? बजट से पहले बाजार कहीं सतर्क तो नहीं हो रहा है? वैसे हमारे बाजार का वैल्यूएशन काफी सस्ता हो चुका है, लेकिन निवेशक हैं कि उन्हें सस्ता बाजार पसंद आ नहीं रहा है, उल्टे महंगे सोने चांदी के पीछे भाग रहे हैं। ये अलग बात है कि आज सोना चांदी ने भी ऐसा गोता लगाया कि हर कोई चौंक गया तो बहुत लोग डर भी गए। एमसीएक्स पर चांदी ने लोअर सर्किट तक लगा दिया। ऐसे में एक आम निवेशक क्या करे? सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, या जो है उसको बेच दें, या फिर अभी बने रहें? लॉन्ग टर्म में क्या करें, शॉर्ट टर्म में क्या करें, और या फिर अब शेयर बाजार की तरफ ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत है? यही जानने की कोशिश करेंगे आज आवाज़ अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। कमोडिटी एनालिस्ट कुणाल शाह साहब हैं, जो कि निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ में हेड ऑफ कमोडिटी और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनको विशेष तौर पर बुलाया गया है ताकि सोना चांदी पर सटीक सलाह ले ली जा सके। इसके अलावा एल&टी के चीफ इकोनॉमिस्ट सच्चिदानंद शुक्ला साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, सुनील सुवर्णम साहब हैं और साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी हैं। और साथ ही साथ जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में कुणाल शाह साहब आपके साथ करना चाहूंगा। देखिए, किसी को फरवरी में ही लेना है तो डेफिनेटली राइट टाइम है, क्योंकि बहुत टाइम से एंटिसिपेट कर रहे थे करेक्शन और आ ही नहीं रहा था। बट अभी इन्वेस्टमेंट के लिए है, क्या अलोकेशन सोने में बढ़ाना चाहिए कि नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली डिबेटेबल। बिकॉज ये मैं 18 साल 20 साल हो गए मुझे मैं कमोडिटी इस पे मार्केट ट्रैक करते हुए। कुणाल शाह साहब उस पे मैं आऊंगा कि सोने में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन जिस जवाब को आपने एक लाइन में जवाब दे के निकल गए हैं, दरअसल वो बड़ा एक गहरा सवाल है आम लोगों के लिए। तो आपके हिसाब से जिनको फरवरी में कुछ सोना गहने उन्हें खरीदने हो वो खरीद लें, चूंकि अभी जो गिरावट आई है वो गिरावट आगे जारी शायद इस तरीके से ना रही, आपका कहना है? और गिरावट आ सकती है। मतलब आपको फरवरी एंड तक लेना है तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि गोल्ड टॉप आउट हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिए। और मुझे नहीं लग रहा है, भले छोटे मोटे उछाले आते रहेंगे, बट प्राइजेस में दबाव रहेगा। गोल्ड के प्राइजेस में आने वाले दिनों में दबाव रहेगा। बजट में गवर्नमेंट क्या करती है आई डोंट नो, बट मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो हमने हाई बनते हुए देखे हैं लास्ट एक दो, कल हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा, तो मुझे लग रहा है वो क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अनटिल ड्यूटी हाइक आ जाए तो अलग बात है, बट डेफिनेटली इट इज शोन मोर देन 100% सिनारियो दैट ये पीक आउट शॉर्ट टर्म के लिए तो हो ही गया है। बिल्कुल। एक सवाल और इसी को घुमा के पूछ लूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए कि सोने की कीमतों में जो बढ़ोतरी होनी थी वो शॉर्ट टर्म में हो चुकी है। अगले कुछ महीने तक इसी दायरे में सोना घूमता रहेगा, जहां तक कि ज्यादा संभावना है गिरावट आएगी, बहुत बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। ये कहना सही होगा? एब्सोल्युटली, आपने एकदम प्रिसाइजली मेरे मुंह से अल्फाज छीन लिए कि यहाँ अच्छा से अपसाइड ज्यादा नहीं लग रही है। या तो छोटे हाँ, मोटे बाउंस आएंगे और पर प्राइजेस नीचे ही आएंगे, या प्राइजेस और नीचे हाँ, आएंगे। यही दो सिनारियो बन रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली अपसाइड कैप है। हाँ, बिल्कुल। आपने जो दूसरा सवाल कहा उस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक जो बात आपने कह दी कि बशर्ते कि सरकार बजट में कुछ ड्यूटी में छेड़छाड़ ना करे तो वो अलग बात है। एक सवाल इसका जवाब मैं जरा अनु सिंघल साहब से ले लेता हूं। अनु सिंघल साहब, कि जिस तरीके से सोने चांदी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है, आपको लगता है कि बजट में सरकार इस तरफ कुछ कदम उठा सकती है? नहीं लक्ष्मण जी, इसमें मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को ना। पहली बात तो आई थिंक गवर्नमेंट इसमें कुछ कर भी नहीं सकती ज़्यादा, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं, ये आपके स्कोप से बाहर है। और दूसरा, मुझे लगता भी नहीं कुछ करना भी चाहिए, कुछ ड्यूटी व्यूटी के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये जो उठापटक है, ये एक ग्लोबल मार्केट में एक पैराबोलिक मूव में एक नॉर्मल मूव है। जब मार्केट इस तरीके से भागती है जिसमें एक एक महीने में अगर कमोडिटीज़ डबल हो जाएं, तो उसके बाद 15 से 20% की करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है। वही आप देख रहे हैं, ऑर्डरली करेक्शन है। स्क्रीन पर बड़ी लगती है कि 15% गिर गया, लेकिन जब चला था तब भी इसी तरीके से चला था। तो इसके लिए मैं इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ अभी।
बिल्कुल यही कुणाल शाह साहब भी मोटे तौर पे कहना चाह रहे थे। इस पे एक सवाल और उठता है कि आखिर एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए कि उसी जो ट्रेडिशनल लेवल उसी पे चलना चाहिए। इस पे मैं आगे जाऊंगा कुणाल साहब के साथ पास, लेकिन सच्चिदानंद शुक्ला साहब, मैं आपको थोड़ा सा आपसे पूछूंगा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। सोने चांदी में इस तरह की बढ़ोतरी, हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, ये इकोनॉमी के लिए कंसर्न होता है क्या, या कैसे देखते हैं अर्थशास्त्री के तौर पर इसको? सोने और चांदी के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या ये एक बड़ा कंसर्न है? मुझे लगता है कि हम अर्थशास्त्र के हिसाब से इसको दो तरह से देखते हैं। एक, कि हम एक कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, और अगर इनके दामों में अचानक तेजी से बढ़ोतरी होती है और वो सस्टेन होती है कुछ समय के लिए, तो उससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे असर पड़ता है, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है। और दूसरा जो इम्पैक्ट होता है वो है इन्फ्लेशन पे, मुद्रास्फीति पे, जो कि बढ़ जाती है। अगर ये सस्टेन होता है तो सरकार कुछ नीतियों पर, फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है, जैसा कि अनुज ने अभी अभी कहा कि ड्यूटीज के ऊपर सरकार पॉलिसी के अंतर्गत कुछ काम कर सकती है, ये उनकी चॉइस है। अगर उस परिप्रेक्ष्य में, फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो ग्लोबल हालात हैं उसमें कुछ भी करना उचित नहीं होगा, लेकिन देयर इज अ सेकंड डेरिवेटिव इम्पैक्ट जो इन्फ्लेशन पे होता है, और वहां पे आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको फिर निर्णय लेना होता है। हालांकि इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो इम्पैक्ट होते हैं, इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। उसके अलावा अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सोना चांदी या कोई भी कमोडिटी प्राइस, उससे हमारे फ्लोज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर निवेशकों को लगता है कि सरकार की नीतियां या फिर उनकी एबिलिटी टू कंट्रोल दिस is not very the policy is not moving in the right direction, तो हमारे फ्लोज पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जो रुपी है, जो हमारी मुद्रा है, उस पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। बैक टू यू। बिल्कुल, इसमें मैं अगला सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि इसमें जिस लेवल पे प्राइसेस बढ़ के आ चुके हैं दोनों मेटल के, सोना चांदी के, और इसके साथ साथ में कई मेटल और भी चल रहे हैं, और आपने बहुत ही सही कहा कि इसका इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ता है, कई कंपनियों के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, तो इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन होता है क्या, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को छोड़ दें तो? जैसा कि मैंने कहा, दो पॉलिसीज होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के द्वारा आप ड्यूटीज में कुछ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसा कि संदर्भ हो उस वक्त। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त, और अगर हम विशेष तौर पे बात करें गोल्ड और सिल्वर की खासकर, तो उसका एक संदर्भ है कि दुनिया में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स, आम आदमी ही नहीं बल्कि जो सेंट्रल बैंक्स है, वो भी अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और इस कारण से सोने के दामों में काफी वृद्धि हो रही है। दूसरी बात, ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी सेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व, और अगर वो तेजी से लोगों को ऐसा अंदेशा है कि फेड गवर्नर के चेंज होने से और किसी तरह के दबाव के अंतर्गत अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तेजी से थोड़े से समय में, तो ये टिपिकली एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम करते हैं फॉर ऑल कमोडिटी प्राइसेस। तो जो कोरिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। तो अगर पहला, जैसे मैंने कहा कि रिस्क और अनसर्टेनिटी बढ़ गया है, तो डाइवर्सिफिकेशन के कारण ये बढ़ रहा है। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है और सोर्स ऑफ फंड्स है पूरी दुनिया के लिए, वो ये उनकी नीतियां ये तय करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं अचानक बहुत तेजी से, तो फिर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ये इनवर्स कोरिलेशन है। ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं? बजट में, फॉर एग्जांपल, टिपिकली आप ड्यूटीज के साथ थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, पर अगर ये स्ट्रक्चरल मूव्स हैं या सस्टेन्ड प्राइस राइजेस है, तभी कुछ करने की जरूरत है, वरना अचानक से कस्टम्स ड्यूटीज या किसी तरह के ड्यूटीज में छेड़छाड़ करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता।
बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा और उल्टा एक पॉलिसी अनसर्टेनिटी का एक खतरा बना रहता है। और चूंकि ऐसी कमोडिटी है, खासतौर से गोल्ड, जो एक सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं बल्कि आम घरों के यूज़ के लिए होता है, तो उस सारी चीज़ों का भी ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। सुनील सुवर्णम साहब, गोल्ड सिल्वर ये शेयर मार्केट को थोड़ा फीका कर दे रहा है, लोग वहाँ पे ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं, आप लोगों को दुख नहीं होता है? नहीं, दुख तो बहुत होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए मेरे लिहाज से मैं जो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूँ रेगुलरली, वो कह रहे हैं कि आज कस्टमर का पुल है कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में डालो। इक्विटी एसेट्स लेके जाते हैं, उनको पेश करते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं भैया, मुझे गोल्ड और ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ में खरीदा है, आप हेल्प करोगे कि नहीं। तो ये ग्राउंड लेवल डिमांड पुल हो रहा है। और पिछले महीने आपने देखा 15,000 करोड़ रुपए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में जमा हुए थे। नेचुरली ये एक अनप्रोडक्टिव एसेट है, तो ना ही एक इंडस्ट्री के तौर पर मगर इवन इकोनॉमी के तौर पर इतना पैसा जाना। आज मैंने देखा डेटा कि करीबन लास्ट ईयर हमारा इंपोर्ट गोल्ड का कितना था, $58 बिलियन, और सिल्वर का $9 बिलियन इस साल हुआ है। यानी आपने 67 बिलियन डॉलर, यानी अपने देश के फॉरेक्स रिजर्व्स के 10% इसमें जा रहे हैं। और दूसरी भयंकर डेटा जो मैंने देखा था वो था कि गोल्ड का नॉर्मली 66% ज्वेलरी के कारण इंपोर्ट होता, इन्वेस्टमेंट का डिमांड 23% या 30% के साथ। इस साल 40% ऑफ द गोल्ड का डिमांड इन्वेस्टमेंट के कारण बढ़ा है। तो यहाँ पर जो स्थिति हो रही है कि इंटरनेशनल, जैसे फ्रेंड ने बताया, इकोनॉमिस्ट है, कि यूएस की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इसको ज्यादातर डिसाइड कर रही है। इनफैक्ट आज का जो करेक्शन हुआ है वो इसी चीज के कारण हुआ कि जो बंदा सुन रहे हैं लोग कि ट्रंप इसको चुनने वाले हैं, वो उतना डविश नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली, इतनी दिन तक क्या था कि ट्रंप डेफिनेटली पवेल को एक डविश गवर्नर को चुनेंगे, जो उनकी मांग है, रेट कट की मांग, उसको पूरी करेंगे। तो इसके लिए आपको एक डॉलर की वीकनिंग की स्टोरी के साथ कमोडिटी की स्ट्रेंथनिंग स्टोरी चल रही थी। करेक्शन आज हुआ इसलिए क्योंकि जो नाम आया, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मगर जो नाम आया वो उतना डविश नहीं है, तो तुरंत एक आपको करेक्शन आज आ गया। तो अगर वो कंफर्म हो गया तो शायद ये रैली नहीं चलेगी, पता नहीं। तो बात ऐसी है कि मैं मानता हूं कि गोल्ड और सिल्वर, जिनको सेफ हेवन नाम दिया जाता है बिकॉज डिमांड अनसर्टेनिटी के टाइम में बढ़ती है, बट ये सेफ हेवन एसेट्स है, मगर सेफ एसेट्स नहीं है, क्योंकि इनमें इतनी वॉलिटिलिटी है जितना इक्विटी मार्केट में है। तो उस हिसाब से मैं मान रहा हूं कि लोग फास्ट रिटर्न्स को देकर, दिलचस्पी लेकर उसको जाके खरीद रहे हैं, मगर एक पोर्टफोलियो में एक हिस्सा होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म स्टडी मैंने पढ़ा था, एक इंटरनेशनल स्टडी, कि 18 से 24% प्रेशियस मेटल्स का आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में रखना, मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड एंड मिनिमाइज द रिस्क, वो वाली स्थिति है। मगर आज देखें फ्रेश एलोकेशन में लोग 30-40% गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में कर रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वहां पे इतनी वॉलिटिलिटी है। आज देखिए कितने फोन कॉल आए कि गिर रहा है, भैया डर गए, इतने गोल्ड खरीदा है, क्या होगा। तो वो एक बात है। तो इसलिए मेरा अभी तक जो सब लोगों ने बात किया उससे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है, कि मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को वापस उस ड्यूटी जो उन्होंने 15 से 6% घटाया था, उसको वापस 15% तक लेके जाना है, ताकि एक गोल्ड महंगा हो जाए यहाँ पर। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को लाभ होगा, मगर फ्रेश परचेसिंग के लिए वो एक कूलिंग ऑफ इफेक्ट शायद आ सकता है। तो 15% ऑलरेडी था, उन्हें शायद 2023 या 24 में उसको 6% में घटाया था। वापस उस 15 लेके जाने में करीबन 10% गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी, ऑलमोस्ट $70 बिलियन में 10% टैक्स दीजिए इंपोर्ट्स में, तो $7 बिलियन रेवेन्यू भी गवर्नमेंट की बढ़ सकती है, और शायद थोड़ा कूलिंग ऑफ हो सकता है। हालांकि सुनील जी, इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि इन्वेस्टर के चक्कर में आप ज्वेलर को क्यों पनिश करेंगे, इन्वेस्टर के चक्कर में ज्वेलरी बायर को क्यों पनिश करेंगे। आपने खुद कहा कि 40% गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, वो ज्वेलर के इन्वेस्टर के चक्कर में हो रहा है। पहले ज्वेलरी के चक्कर में होता था, हाउस होल्ड के चक्कर में होता था, अब खरीद रहे इन्वेस्टर, पनिश करेंगे अब ज्वेलर को। ज्वेलर का वैसे ही धंधा चौपट हो रखा है, इतने महंगे ज्वेलर, लोग सब पुराने गोल्ड लेके जा रहे हैं बनवाने, एक्सचेंज करने के लिए। ड्यूटी बढ़ जाएगी तो वो लोग और ज़्यादा परेशान होंगे। कुणाल शाह साहब, ये जो एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही सुनील सुवर्णम साहब ने, कि लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज़्यादा गोल्ड ले रहे हैं, लेकिन अब प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना इस लेवल पे आपके हिसाब से सही होगा?
देखिए, मैं सुब्रमण्यम जी ने जो कहा वो बात से सहमत हूँ। सो मैं गोल्ड एनालिस्ट हूँ, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे गोल्ड में तेजी बोल के अच्छा लगना चाहिए। द वे ही इज राइटली पॉइंटेड आउट, द गोल्ड इज बिहेविंग लाइक नॉट स्टॉक, लाइक अ पेनी स्टॉक। जो पेनी पेनी स्टॉक। स्टॉक में जो वॉलेटिलिटी होती है, दैट वे गोल्ड इज बिहेविंग। सो मैंने मेरी लाइफ में मेरा 18 से 20 साल का करियर है, उसमें कभी भी ऐसी मूवमेंट नहीं देखी है गोल्ड सिल्वर में जहां पे एवरी डे गोल्ड 5-5 10-10%। इनफैक्ट मैं आपसे अगर आपसे डेटा शेयर करूंगा तो ये पूरे हफ्ते में गोल्ड में $600 की बढ़त आई है। और आज अगर मैं हाई से देखूंगा तो गोल्ड में ऑलमोस्ट $500 का क्रैश आया है। तो अगर ये इसको मैं समअप करने चाहूंगा तो ये पूरे 6 दिन के 5 दिन के अंदर हमने गोल्ड में 600 प्लस 500 $1100 की मूवमेंट देखी है। तो काय का सेफ असेट, दिस इज नॉट अ सेफ असेट एनी मोर। सो पूरे जो वर्ल्ड के डायनामिक्स है वो चेंज हो चुके हैं। हार्ड असेट ट्रेड चालू है, करेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है, डी डॉलराइजेशन प्रोसेस चालू है। लोगों को लगता है कि पर ये सब के कारण गोल्ड तो ऐसे भाग रहा है कि कल से ही डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहने वाली है। तो आज की तारीख में जो गोल्ड की जो मूवमेंट थी, जो लास्ट हमने जो ये अपसाइड आते हुए देखी है, दैट इज मोर ऑफ सेंटिमेंट ड्रिवन। सबको लगता है ऐसा हो जाएगा पर ऐसा होता नहीं है। द रियलिटी इज कि गोल्ड में 10-10% की साल की मूवमेंट रहती थी, और अभी आप देखेंगे तो ये पूरे हफ्ते की मूवमेंट देखेंगे तो मैंने जैसे कहा ऐसे ऑलमोस्ट साल साल का मोमेंटम 18% की मूवमेंट तो एक हफ्ते में आ गई है। सो आई थिंक द सैनिटी शुड प्रिवेल। यहाँ पे गोल्ड के प्राइजेस हर उछाले पे मुझे लग रहा है कि अटकेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, नीचे आएंगे। आई एम नॉट फंडामेंटली बेरिश ऑन गोल्ड, बट एट व्हाट लेवल? क्या 5,600 में क्या आ गया है? 5,600 में आ गया है, बहुत सारी चीज आ गई है। अभी 5,600 पे हमने कल देखा सब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर आके टारगेट दे $8,000 $9,000। ये कोई जो जो वर्ल्ड के प्रॉब्लम है वो उसकी जगह पे है, बट ये पेस में गोल्ड का बढ़ना, और गोल्ड और सिल्वर ही एक ही एसेट है। मैं बीच में इकोनॉमिक टाइम्स का जो 52 वीक हाई और 52 वीक लो जो आता है वो देख रहा था। उसमें 52 वीक हाई में सब गोल्ड के, या तो गोल्ड के 2-3 स्टॉक थे और या सब गोल्ड के ईटीएफ थे। सो ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं है कि 52 वीक हाई में कोई स्टॉक की जगह, तो मैंने वो सेव करके रखा है कि इतना यूफोरिया हो गया है। सो मुझे लग रहा है कि ये अब आपके लिए भी हिस्टोरिक मोमेंट है आपके करियर के में। आपने कभी ऐसी चीज देखी नहीं। हमारे साथ सुदीप सर और संजय सर दोनों लोग बने हुए हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सवाल आपसे पूछ लूं। जो सुनील सुब्रमण्यम साहब कह रहे थे कि जो फेड के नए चेयर का बनना, ये अगर हो जाता है, जो नाम निकल के सामने आ रहा है जिसको थोड़ा सा फेवरेबल माना जा रहा है ट्रंप के, तो क्या अगर बन जाते हैं, नाम कंफर्म हो जाता है, तो गोल्ड की प्राइसेस यहां से और करेक्ट होंगी? कुणाल शाह साहब। आपका क्वेश्चन, आप मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ फेड के नए नाम पे जो ये जो फेड के जो नए चेयरमैन आ रहे हैं, अगर इनका फेड अभी तक ट्रम्प का जो कहना है कि इंटरेस्ट रेट को जोर से कम कर दो, ऐसा ट्रम्प लगातार बार बार कह रहे हैं, उसको लग रहा है कि इंटरेस्ट एग्रेसिवली नीचे आना चाहिए। सो ये जो नए चेयरमैन आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है वो क्या करने वाले हैं, पर अगर गलती से भी उन्होंने एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट किया, then there will be a major problem in the global financial market। यूएस की बॉन्ड यील्ड एब्रप्टली बढ़ जाएगी, बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ आएगा, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। सो आई होप एंड प्रे हुएवर इज कमिंग, द सैनिटी शुड प्रिवेल और एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट ना करे, क्योंकि कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन वर्ल्ड में आ रहा है। उसके छोड़ के हुए यूएस और जापान, ये दोनों वर्ल्ड की जो बड़ी इकोनॉमी है, इसके बॉन्ड को सर्विसिंग को लेके प्रॉब्लम है। दोनों की बॉन्ड मार्केट में डेट इतनी बढ़ गई है कि बॉन्ड को सर्विस करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसे टाइम में कोई बंदा इंटरेस्ट रेट कट करता है, वो बहुत ही एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट करता है, दैट इज नॉट राइट। सो आई जस्ट कीप माय फिंगर्स क्रॉस। जैसे सुब्रमण्यम जी ने कहा, इफ दिस गाय इज हॉकिश तो बहुत अच्छा है। ऐसे भी अगर वो
हॉकिश नहीं है और एग्रेसिवली डविश है, तो दैट इज नॉट अ गुड न्यूज, नॉट जस्ट फॉर गोल्ड, फॉर ऑल असेट्स। हालांकि बता दो कि यहाँ पे ये नाम फाइनल हो गया केविन वार्श का, जो कि केविन वार्श होंगे यूएस फेड के नए चेयरमैन होंगे। इसकी औपचारिक घोषणा भी यहाँ पे हो गई है, ये खबर आ गई है। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे आगे किस तरह का मूवमेंट होगा ये देखने वाला होगा। लेकिन कुणाल शाह साहब ने कहा कि यहाँ पे बहुत ही सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। कुणाल जी, आपके पास आऊँगा चांदी को लेकर के, लेकिन सुदीप सर और संजय सर हमारे साथ दो लोग हैं। शुरुआत करूँगा संजय सिन्हा सर आपसे कि बड़ा उल्टा हो रहा है कि मार्केट इतना सस्ता हो गया तब भी लोग महंगे गोल्ड सिल्वर के पीछे भाग रहे हैं। आपको लगता है कि अब मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट कि अब सोना चांदी छोड़ो, हमारे पास आ जाओ, हम बड़े सस्ते मिल रहे हैं आपको? तो देखिए, मार्केट शायद बहुत शॉर्ट टर्म में पलटी खाए, ये जरूरी नहीं है। प्लस हम काफी देर से गोल्ड के प्राइस ट्रेंड की चर्चा कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जो गोल्ड का प्राइस आज गिरा है, उसके पीछे जो कारण थे वो मेरे ख्याल से क्षणिक कारण है। मतलब कल दो इवेंट्स हो गए, ट्रंप का जो फेड के चीफ का सिलेक्शन है, उनका परसीव किया जा रहा है कि वो थोड़े हॉकिश हैं। तो शुक्ला जी भी कह रहे थे ना कि नॉर्मली इंटरेस्ट रेट जब नीचे गिरता है तो गोल्ड और प्रेशियस कमोडिटीज के प्राइसेस और भी बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो अगर हॉकिश चीफ की सिलेक्शन होगी और रेट्स नीचे नहीं आएंगे, तो फिर कमोडिटी और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नीचे नहीं जाने चाहिए, वो एक कारण हो सकता है। ये हॉकिश होंगे उसके कि नहीं होंगे संजय सर, ये हॉकिश होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन जिनके नाम की चर्चा चल रही थी केविन वॉश की, उनकी नियुक्ति हो गई है, पॉवेल की जगह लेंगे, अब ऑफिशियल हो चुका है। हाँ, तो ये अगर इनकी ही नियुक्ति अगर हो रही है तो ये डविश नहीं होंगे। इनका अप्रोच जो है वो इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से घटाने का नहीं होगा, जैसा कि कुणाल भी चाहते हैं होना। तो इस बैकग्राउंड में जो सोने में जो तेजी आई थी वो कुछ समय तक थम जाएगी। लेकिन जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है वो आज का नहीं, वो एक डिकेडल प्रोसेस है। और इसलिए भले ही शॉर्ट टर्म में सोने में अगर गिरावट आई है, मैं नहीं समझता कि ये गिरावट बहुत लंबे समय की गिरावट है। तो सोना दोबारा अपना ट्रेंड चालू रखेगा। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये छोटे से करेक्शन के कारण लोगों का झुकाव इक्विटी की तरफ चला जाएगा, मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। हमें ये समझना चाहिए कि इक्विटी में जो गिरावट आई उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग हो रही है रिलेंटलेस, अगर उसके सामने डोमेस्टिक अगर नहीं खरीदा रहता तो आज हमारा बाजार धंस गया रहता। वो सेलिंग का ट्रेंड जो है वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर एक दो दिन को छोड़ दें, जबकि उनकी खरीदारी छोटी मोटी हुई है, उसको अगर इग्नोर करें तो ओवरऑल एफआईआई की सेलिंग नेगेटिव है। तो ये ट्रेंड जब तक रिवर्स नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से एक बड़ी रैली इक्विटी में नहीं बनेगी, क्योंकि लोगों के मन में एक शंका सी है कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इतनी तेजी से बेच रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत प्राइस पे स्टॉक्स को खरीद रहा हूं। आप आम निवेशक से पूछिए कौन प्राइस अर्निंग रेशियो देख के स्टॉक खरीद रहा है। सारे जितने निवेशक हैं वो स्टॉक की एब्सोल्यूट प्राइस को देख के खरीदते हैं। और साइकोलॉजिकली जब बाजार में स्टॉक के दाम गिरते हैं तो उसके साथ एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, जो कहती है कि हमारी उम्मीद ऑफ द आउटकम ऑफ एन इवेंट और वो इवेंट का होना एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम समझते हैं कि बाजार नीचे जाने वाला है तो हम क्या करते हैं, हम खरीदना बंद कर देते हैं। इन द प्रोसेस हम ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि चूंकि हमने खरीदना बंद कर दिया है इसलिए उसके प्राइस और नीचे जा रहे हैं, और हम उस प्राइस को नीचे जाते देख के हम ये समझ रहे हैं कि देखो मैंने ठीक ही समझा ना कि मुझे नहीं खरीदना चाहिए था, प्राइस नीचे जा रहे हैं। तो आज ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी जो है वो हमारे इक्विटी मार्केट में नेगेटिव तौर पे काम कर रही है। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, लोग खरीद नहीं रहे हैं, और प्राइसेस उसके बाद और भी ज्यादा नीचे जा रहे हैं। तो अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं होती भारतीय बाजार में तो हमारी बाजार की लेवल और ज्यादा गिर गई रहती। तो मेरे ख्याल से एक इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो जैसा मैंने कहा
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग का जो ट्रेंड है वो या तो स्टेबलाइज हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। और दूसरा कि अब तक अगर आप देखें कोविड से लेकर अब तक भारतीय बाजार में एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर सरकारी पॉलिसी रहा है। कोविड के समय वो आरबीआई की लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की पॉलिसी रही, उसके बाद पीएलआई, डिफेंस के प्रति सरकार का प्रोत्साहन, रेलवेज को प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग। तो सरकार इज अ बिग पुशर ऑफ दी सेंटिमेंट्स इन द मार्केट। और हमारे सामने एक इवेंट है जो परसों होने वाला है। अगर इस बजट में, जो कि मिड टर्म बजट है इस सरकार के लिए, इस बजट में मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स आती हैं जो कि ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इस बजट की जो अनाउंसमेंट्स होंगी और प्रोजेक्ट्स के जो अनाउंसमेंट होंगे उनको पूरा तब किया जाएगा जब ये सरकार अपने अगले इलेक्शन के तरफ जाएगी। तो संभव है कि सरकार इस बजट में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करे जो कि लोगों को सरप्राइज करे। और सबसे बड़ी बात, ये शायद बहुत दिनों के बाद एक ऐसा बजट है जिसके प्रति हम लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम कोई भी एक्सपेक्टेशन लेकर इस बजट के सुनने वाले, बजट की स्पीच को सुनने वाले नहीं है। तो देयरफॉर जहां कोई उम्मीद नहीं है वहां तो एक छोटी सी स्पार्क भी होगी ना, तो वो तो बड़ा सा आग लगा सकता है ना। बिल्कुल आपने सही कहा, कोई उम्मीद नहीं है। टैक्स पेयर्स कह रहे हैं कि हमने तो अभी तो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया, अब क्या टैक्स, इनकम टैक्स कटेगा नहीं। और मैं एक शो कर रहा था तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लोग कह रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए, जीएसटी कट कर दिया बहुत है, बस एक पॉलिसी स्टेबिलिटी हो जाए, वही बड़ी बात। मतलब वित्त मंत्री के लिए इससे आसान बजट कुछ नहीं हो सकता जहाँ लोगों की उम्मीदें कुछ ना हो। अब जो दे दे वही बहुत अच्छा है। सुदीप बंदोपाध्याय साहब, माफ़ी चाहूँगा मैं आपके पास लेट से आ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे यही है, जो अभी संजय सर कह रहे थे कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा क्या कर दे कि मार्केट पॉजिटिवली सरप्राइज हो जाए। देखिए, सबसे आसान और सबसे जो जरूरी है मेरे हिसाब से वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल देना। ये निकाल देना कुछ देर पहले इंट्रोड्यूस किया गया है और इसको इंट्रोडक्शन के बाद से थोड़ा बहुत मार्केट में डिसोनेंस देखने को मिला है, पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, एक बात है, इंडिया के पी मल्टीपल्स हाई थे, साथ में करेंसी जबरदस्त डिप्रिशिएट कर रहा है, और इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो भी बना रहे हैं उसके ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ रहा है। सो ये उनके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन गया है। और सब लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल दिया जाए। मार्केट इसको जबरदस्त चीयर करेगा। और क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि कौन सा एक फैक्टर हो सकता है जो कि मार्केट को एक्साइटेड करेगा, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अगर निकाल दिया जाए, और ये जरूरी भी है, ये था भी नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बहुत पहले अबोलिश हो गया था और अच्छा खासा चल रहा था। इसका इंट्रोडक्शन से ऐसा कुछ बहुत बड़ा लाभ सरकार को भी नहीं हुआ है, पर मार्केट में डिसोनेंस जरूर आया है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि वित्त मंत्री इस पे ध्यान दे और यहाँ पे करेक्शन लाए। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जिसका जिक्र मेरे जो बाकी पैनलिस्ट है वो भी डायरेक्टली कर रहे हैं, कि पॉलिसी में स्टेबिलिटी होना चाहिए। ये हर साल पॉलिसी में छेड़खानी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी विदेशी निवेशक से अगर आप बात करेंगे, ये भी एक पॉइंट हमेशा आता है कि आपके यहाँ बहुत पॉलिसी चेंज होता है, कंटिन्यूअसली पॉलिसी चेंज होता रहता है, और मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आपने जीएसटी का जिक्र किया, इनकम टैक्स का जिक्र किया, यहाँ पे कोई छेड़खानी करना नहीं चाहिए। पिछले साल इनकम टैक्स में आम जनता को रिलीफ दिया गया है, उसको वहीं पे छोड़ना चाहिए। जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया है, उसको वहीं पे छोड़ना चाहिए। कस्टम्स, हाँ, कस्टम्स में रैशनलाइजेशन, कस्टम्स में रिलीफ की जरूरत है, उस पर अगर काम किया जाए बजट के अंदर या बजट के बाहर, दैट विल बी वेलकम डेवलपमेंट। पर बजट कॉन्टेक्स्ट में मैं यही कहूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल देना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जितने लोग आपको सुन रहे होंगे मार्केट के पार्टिसिपेंट, वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे, चाह रहे हों कि सुदीप बंदोपाध्याय साहब के मुंह में घी शक्कर हो, ताकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हट जाए। लेकिन अब हटेगा कि नहीं हटेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, चूँकि ये सरकार टैक्स घटाने के पक्ष में थोड़ा सा कम ही रहती है। जीएसटी एक अलग मामला था। लेकिन यह है कि जब ये टैक्स की बात हुई, हम लोगों ने भी जब वित्त मंत्रालय से पूछा, तब जो है कहा गया कि अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं कि जो टैक्स लगाए हैं उसका फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से एफआईज पैसे निकाल के जाते जा रहे हैं,
उनके लिए यहाँ पे लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई बाज़ार में टिके रहना। मैं ऐसा करता हूँ कि बाज़ार पे और बजट पे इस चर्चा को थोड़ा सा आगे मैं जारी रखूँगा, लेकिन कुणाल शाह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उनको फ्री कर दूँ एक सवाल पूछ करके, वो है चांदी को लेकर के। चूँकि सोने पे बातचीत करते करते हम लोग बजट और बाज़ार तक पहुँच गए थे। चांदी भी एक बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा बहुत सारे निवेशकों के लिए, लेकिन वो तेज़ी भी जब सोना के साथ साथ आज गिरती हुई दिखी, लोअर सर्किट गिरा। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तेज़ी एक ही दिन में देखने को मिली है। तो जो आपका व्यू गोल्ड में था वही व्यू चांदी में है, या चांदी कुछ अलग आप व्यू लेके चल रहे हैं? आप म्यूट पे हैं सर। कमोडिटी में शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता है। सो शॉर्टेज चांदी में जो तरह से बढ़ी थी 4 साल से, सो उसके बाद जस्टिफाइड था तेजी होना। बट लास्ट इवन सिल्वर का भी जो हमने मुंह दिखा कि 3 लाख से नॉन स्टॉप 4,10,000 4,20,000 तक चांदी गई थी। सो मेरी राय में ये जस्टिफाइड नहीं था। इसमें भी आप देखेंगे तो लगातार ETF में ही बाइंग आ रही थी। ओके, सो इन्वेस्टमेंट डिमांड इज मोर देन दैट। अभी आप चाइना में भी देखेंगे सोलर पैनल में सब्स्टिट्यूशन होने लगा है आफ्टर सिल्वर हैज मूव्ड अप फ्रॉम 70,000 to 4 lakh rupees. So a lot of this industrial demand is going to get affected because of this prices. So industrial demand नहीं आएगी और ये लेवल्स पे इन्वेस्टर डिमांड भी एग्रेसिव आना डिफिकल्ट लग रहा है। सो एक करेक्शन गोल्ड और सिल्वर दोनों में लग रहा है। नो डाउट, आई एग्री विद द प्रीवियस पैनलिस्ट की ऐसा नहीं है कि गोल्ड सिल्वर पे स्ट्रक्चरली मंदी हो जाएगी या मंदी रहेगी। नहीं, मैं भी नहीं मानता हूँ ऐसा। वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है, पीपल आर गोइंग टू रिमेन इन गोल्ड, बट हायर लेवल्स पे वेटेज अलोकेशन बढ़ाना दैट इज नॉट गुड। सो सिल्वर मुझे लग रहा है एक बार करेक्शन होके $85 $80 के आसपास आ सकता है। दैट वुड बी अ गुड गुड लेवल्स टू री एंटर इन लॉन्ग पोजीशन। और गोल्ड भी एक बार नीचे में $4,700-800 के आसपास आता है, वहां पे धीरे धीरे सिनेरियो रिवाइज करके अलोकेशन करना चाहिए एट दिस लेवल्स, नॉट टू अलोकेट योर मनी इन बोथ ऑफ देम। हालांकि सिल्वर को लेके ये कहा जा रहा था कि जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट थे वो सैचुरेट कर चुकी है, अब इससे ज़्यादा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट यहाँ बढ़ने वाली है नहीं, और वो एक बड़ी वजह मानी जा रही थी सिल्वर के प्राइसेस को लेकर के। जी हाँ, इंडस्ट्रियल एट व्हाट प्राइस, इंडस्ट्रियल डिमांड एट व्हाट प्राइस। सो जैसे सोलर में मेन फोटोवोल्टाइक सेल्स में सिल्वर लगती है। सो मैं पहले 70,000 में ले रहा था, अभी मैं 4 लाख रुपए में स्टॉक क्यों करूंगा? मुझे जितना चाहिए इतना ही लूंगा। या फिर सोलर में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ रहा है। सो लॉट ऑफ सोलर प्रोड्यूसर्स इन चाइना हैव स्टार्टेड टू सब्स्टिट्यूट सिल्वर विद अदर मेटल्स, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसका यूज कर रहे हैं। सो आई थिंक we have to see what impact it has on the industrial demand, and definitely at this price industrial demand is likely to remain subdued. ठीक है, तो ये चांदी के दाम में भी थोड़े बहुत जो है सो ये अभी नरमी बनी रह सकती है, कुणाल शाह साहब का व्यू है। ऐसा करते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कुणाल शाह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोने और चांदी पे बहुत ही अच्छा व्यू देने के लिए, क्योंकि एक आम लोगों के इस्तेमाल के लिए और निवेशकों के लिए बहुत ज़्यादा ज्वलंत सवाल था, जिसका आपने बहुत ही बिल्कुल सफाई से जवाब दे दिया यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे और हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखें कि बजट से ठीक पहले बाजार क्या कुछ इशारे कर रहा है, एक निवेशक के तौर पे हमें क्या कुछ करना चाहिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि बजट से ठीक पहले बाजार क्या कुछ इशारे कर रहा है। हमारे साथ अलग अलग मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से चलते हैं सच्चिदानंद शुक्ला साहब के पास, जो कि L&T ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। सच्चिदानंद साहब, अभी के जो हालात आप देख रहे हैं आर्थिक फ्रंट पे, शेयर मार्केट के फ्रंट पे, और आर्थिक सर्वे ने जो इशारे किए हैं, जो सच्चाई यहाँ पे बयां की है, आपके हिसाब से सरकार के लिए कितना कुछ रिलीफ देने की गुंजाइश बन रही है? या फिर दूसरे शब्दों में पूछूं तो सरकार का फोकस एरिया क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियरली कहा है, उन्होंने हमको एक चॉइस दिया है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि ये बहुत ही विरोधाभास वाला समय है भारत के लिए, कि जब हमारा मैक्रो यानी मैक्रो पैरामीटर्स सबसे स्ट्रांग है। उन्होंने इसको पैराडॉक्स ऑफ 2025 कहा है, कि जब हमारा जीडीपी ग्रोथ 8% के आसपास है, जब इन्फ्लेशन लगभग 0 के पास है, करंट अकाउंट डेफिसिट 1% या उसके आसपास है, और हमको अपग्रेड्स मिले हैं रेटिंग्स में,
फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है, ऐसे समय में रुपए का गिरना 6-7% पिछले 12 महीनों में, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और ये दर्शाता है कि जो भी फिस्कल पॉलिसी में, बजट में जो भी हम नीतियां जिनके ऊपर गौर करेंगे, वो बेसिकली हमें ये मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के रेजिलियंस के लिए क्या जरूरी है वो हमें तय करना होगा, हमें उस पर काम करना होगा। कुछ चीजें जो नियर टर्म है कि हमारा रेजिलियंस कैसे बढ़ेगा, उसके लिए ग्रोथ सर्टेनिटी कहां से आएगी, हमको कॉम्पिटिटिवनेस पे ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमको काम करना पड़ेगा, जिसमें कि कस्टम्स ड्यूटीज को भी पूरी तरह से रैशनलाइज करने का समय आ गया है। दूसरा, हमको ये विश्वास दिलाना होगा इन्वेस्टर्स को और बाजार को कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पर हम रहे हैं पिछले 4-5 साल से, उसको हम अबैंडन नहीं कर रहे हैं। हम डेट टू जीडीपी की तरफ जा रहे हैं एज अ मेट्रिक, पर हम कंसोलिडेशन को अबैंडन नहीं कर रहे हैं एज अ पॉलिसी। तो मेरे ख्याल से वो उसको रिआइटरेट करना और उसको ठीक से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, बॉन्ड मार्केट्स के लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तीसरी बात के एक्सपोर्ट्स को हम किस तरह से, हमारी जो इस इकोनॉमिक सर्वे में जो एक बड़ी बात कही गई है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, मैंने ऐसा पिछले 20-25 सालों में नहीं सुना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट वाले देश का आर्थिक सलाहकार यदि ये कहता है कि हमको सरप्लस की तरफ जाना चाहिए, तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट इकोनॉमी है, लेकिन हमको ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी बनना है, उसकी ओर मूव करना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिवनेस पे ध्यान दें। तो मेरी उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री इन तीनों चीजों पर काम करेंगी, और मुझे नहीं लगता कि ये समय है कि हम और ज्यादा, ना ही फिस्कल पॉलिसी में इतना स्पेस बचा है कि बहुत ज्यादा टैक्स रिलीफ दे सके इंडिविजुअल्स को या फिर सेक्टर्स को। हमने इनकम टैक्स में रिलीफ देखा, जीएसटी में रिलीफ देखा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश है इन सब चीजों की। गुंजाइश यहाँ पे जो कोई सबसे टैक्स जरूरी है वो इंसेंटिव है हमारे रेजिलियंस पे काम करने की, रेजिलियंस पे काम करने की सबसे जरूरत है। अनु सिंघल साहब, बजट से पहले बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं भी हैं, जैसा कि सच्चिदानंद शुक्ला साहब कह भी रहे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये उम्मीदों को बाजार ने क्या कहा जाए, माना जाए कि प्राइसिंग कर लिया है, क्योंकि बजट से ठीक पहले जिस तरीके से बाजार का जोश ठंडा पड़ा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा सरप्राइज आया कि फिर बाजार यहां से उठना शुरू करेगा? प्राइस इन तो मार्केट कुछ भी नहीं करता है लक्ष्मण जी, जब तक वो आ ना जाए, खासतौर से बजट में। तो इसको अगर मैं पलट दूं सवाल को, तो क्या उम्मीद कर रहा है मार्केट, उसमें नंबर 1 होता है हमेशा कैपिटल गेंस में अगर थोड़ी रियायत मिल जाए तो, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स कम हो जाए, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पे कुछ रिलीफ मिल जाए, या एसटीटी अबॉलिश हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन सच बताऊं ना तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जितना मैंने इस सरकार को देखा है पिछले कुछ सालों में, कि एटलीस्ट कैपिटल गेंस को लेकर उनकी कोई रियायत का मन हो। हाँ, ये हो सकता है कि पर्सनल इनकम टैक्स में जो पिछली बार एक बड़ा कट दिया गया था, अगर उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाए तो कंजम्पशन के लिए एक बूस्ट मिले, वो सरकार का बहुत क्लियर व्यू रहा है, क्योंकि जीएसटी कट भी आपने देखा था। तो अगर वहाँ कुछ आ जाए तो वो पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि मुझे भी उम्मीद कम है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। ब्रेक पे जाने से पहले सुदीप बंदोपाध्याय जी ने कहा भी था कि शायद ये कट कर दे तो जो निवेशकों को बड़ी राहत मिल जाएगी। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आप कितने होपफुल हैं? देखिए, मुश्किल चीज है। मैं अभी डेटा निकाल रहा था और देखा कि लास्ट ईयर, दैट इज 2023-24 का 1 लाख करोड़ के करीब था एलटीसीजी और एसटीसीजी, और इस साल की जो 24-25 की अभी डेटा सामने नहीं आई है, मगर एस्टिमेट्स है कि 1,31,000 करोड़, जो कि पिछले साल 4.9% ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था, इस साल 5.7%। तो अब ये एक बहुत मीठी 1,30,000 करोड़ जो पूरा इनकम टैक्स वेवर दिया था, उससे ज्यादा है एलटीसीजी और एसटीसीजी का कलेक्शन। तो इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का इनकम को गिव अप करना। तो मुझे, एंड वो 5% ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, तो मेरे ख्याल में उसकी होने की उम्मीद शायद कम है। मगर एक चीज उसको सपोर्ट कर सकती है कि जैसे इकोनॉमिस्ट, मेरे दोस्त इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि
रुपी का वीकनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और उसका मेन कारण था एफआई का आउटफ्लो। तो नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर कैपिटल मार्केट्स या एफआईआईज उनके तरफ कुछ ध्यान नहीं देती बिकॉज इकोनॉमी ही मेन चैलेंज है, मार्केट उतना नहीं। पर इस बार शायद क्योंकि एफआईआईज की आउटफ्लो ही रुपी पे दबाव डाल रही है डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बीइंग वेरी सॉलिड, तो मेरे ख्याल में वो कुछ चीज शायद एफपीआईज के लिए एलटीसीजी हटा सकती है ताकि वो सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव हो जाए तो रुपी में वीकनिंग उतना बहुत कम हो जाएगा। तो ये मेरी बात मानना है कि शायद इस बार मौका है कि एफपीआई की ओर थोड़ा ध्यान दे क्योंकि उन्होंने ही रुपए का नुकसान किया है, तो उनको थोड़ा खुश करने की कोशिश करे तो शायद वो एक डिस्कनेक्ट जो है कि नेशन गोइंग स्ट्रांग रुपी गोइंग वीक ये बदल जाए, बिकॉज सिंगल बिगेस्ट कारण वही था लास्ट ईयर रुपी का वीकनिंग का। लेकिन अब आपने जो डेटा दिया उस समय का डेटा दिया था जब बाजार में बहुत तेजी थी, तो जब तेजी थी तो उस वक्त जो है वो पैसे आ रहे थे, लोग अब निकाल के पैसे जा रहे हैं, वो 4% पूरे डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन का आएगा इस बार भी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन सरकार के ऊपर है ये तय कैसे करेंगे। सुदीप सर, इसमें अगर मैं थोड़ा सा सवाल को आपको अलग तरीके से पूछूं कि जिस तरीके से बजट से ठीक पहले बाजार में गिरावट देखने को मिली 3 दिन की तेज़ी के बाद, तो बाजार कुछ सेंस कर रहा है क्या कि बहुत कुछ राहत वात नहीं उम्मीद रखनी चाहिए इस मोर्चे पे? लक्ष्मण जी, ये मुद्दे पे आने से पहले 1 मिनट के लिए मैं सुनील साहब का जो पॉइंट है उस पर थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। उन्होंने भी ये साफ कहा है कि एफपीआईज के लिए कैपिटल गेन्स, लॉन्ग कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत शायद फायदे का हो सकता है इकोनॉमी के लिए। अब उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा सामने लाया है कि ये जो इतना बड़ा रकम कलेक्ट करते हैं सरकार, वो कहां से आएगा, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है बजट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो पैसा कहां से आएगा। इसका भी बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है और जो कि मुझे लगता है सरकार के तरफ से बजट में करना चाहिए। और आपने पिछली बार मुझे एक चीज पॉइंट आउट करने के लिए बोला था, तो मैंने एक चीज बोला था, अब मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं जो मुझे लगता है सरकार को इस बजट में जरूर करना चाहिए। देखिए, पिछले साल कितने आईपीओज आए और ये आईपीओज में ज्यादातर ऑफर फॉर सेल था। इसका मतलब प्रोमोटर जो है वो अपना पैसा निकाल लिए है, एक अच्छा वैल्यूएशन पे अपना पैसा निकाल लिया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने रिस्क लिया, इन्वेस्ट किया, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आईपीओ के जरिए वो पैसा निकाल रहे। पर अनफॉर्चुनेटली सरकार जो कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, खास कुछ नहीं किया। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, जो सारे सरकारी कंपनीज हैं उनके शेयर्स कहां से कहां गए हैं। सरकार की तरफ से ये डाइवेस्टमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मुझे तो लगता है ये एक क्रिटिकल लैक्यूने है हमारे जो कंट्री का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है, इसका एक अगर लैक्यूने, सिंगल लार्जेस्ट लैक्यूने अगर आप कहें, तो मुझे तो लगता है ये डाइवेस्टमेंट पे ध्यान ज्यादा ना होना एक बहुत बड़ा लैक्यूना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दो जिसमें कि पॉलिटिकल बैकलैश ये वो। अब आप हिंदुस्तान जिंक में एक छोटा सा शेयर होल्डिंग देखे बैठे हो, वेदांता कंपनी मैनेज करता है, वेदांता ग्रुप का कंपनी है और आपका एक शेयर होल्डिंग है। अब वेदांता जाके उसका एक हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रहा है, सरकार की तरफ से क्यों नहीं एफर्ट लिया जा रहा है? इतना अच्छा वैल्यूएशन हिंदुस्तान जिंक सिल्वर का रैली के कारण हो गया है, तो क्यों नहीं एफर्ट लिया जा रहा है? ऐसे मैं आपको मतलब पूरा शाम गिना सकता हूँ कितने सरकारी कंपनीज हैं और कितना बड़ा शेयर होल्डिंग सरकार लेके बैठा है, जहां पे थोड़ा थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है सरकार के लिए, रकम इकट्ठा करना। देखिए, टैक्सेशन एक लेवल तक आपको ले जा सकता है, पर अगर आप अपना कैपिटल अकाउंट से भी पैसा नहीं निकालोगे, सक्सेसफुल कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो क्या फायदा है? तो मुझे तो लगता है कि इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो सिन्हा साहब से मैं पूछना चाहूँगा, संजय सिन्हा साहब से, कि ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स से बहुत पैसा आया, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आया, लेकिन दूसरी तरफ इसी टैक्स की वजह से, या फिर कहें कि एक रीजन ये भी था, जिस तरीके से एफआईज ने पैसा यहाँ से निकाला, रुपये डिप्रिसिएट हुआ, उसका भी नुकसान हो रहा है जो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो, उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा बिल्कुल सीधे तौर पे हमें टैक्स कलेक्शन देखने की बजाय। संजय सिन्हा साहब, तो अगर आप बाजार के पहलू से देखें तो रुपये का जो डिप्रिसिएशन हुआ है वो बाजार के लिए नेगेटिव रहा हो,
इकोनॉमी के पहलू से देखें तो इसे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इंपोर्ट हुआ, लेकिन अगर आप फॉरेन ट्रेड के पहलू से देखें तो फॉरेन ट्रेड में जो हमारा रूपी डिप्रिशिएट हुआ उससे तो हमारे एक्सपोर्टर्स को एक फायदा ही हुआ ना, कि वो हमारी प्रोडक्शन को और भी अट्रैक्टिव भाव पर बाहर बेच पाए। तो नो डाउट, लेकिन इतना पैसा लेके जो बाहर सुनील चले गए बात कह उनका रही हैं क्या? और सुदीप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, नो डाउट कैपिटल गेन्स टैक्स ने एक बाजार का स्वाद बिगाड़ा है, और अगर आप उसको रिलेट करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग से तो दोनों में आपको दिखेगा कोइंसिडेंस। तो नो डाउट ये मूव जो है वो डेफिनेटली ना सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को भी उभारेगा। बट हमें एक दो चीजों पर और भी ध्यान देना चाहिए। मतलब ये तो स्पेकुलेशन है कि सरकार एलटीसीजी को क्या करेगी? कुछ छेड़ बदल उसमें करेगी कि नहीं, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है लक्ष्मण जी जो आपको देखना चाहिए। पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 125 बेसिस पॉइंट से रेट काटे, लेकिन अगर आप बॉन्ड मार्केट का यील्ड्स देखें तो उस पर करस्पॉन्डिंग उसका असर नहीं हुआ। इसका मैं समझता हूं इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि बॉन्ड मार्केट को फिस्कल डेफिसिट के टारगेट पर सरकार के टिके रहने पर डाउट है। और उसके साथ ही साथ अगर आप देखें, जब ये जीएसटी रेट कट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद सबसे ज्यादा पिटाई जो हुई वो जो कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं उनकी हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि जो जीएसटी में सरकार का खामियाजा जो होगा उसकी पूर्ति सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग कम करके करेगी। मेरे ख्याल से बजट एक ऐसा अवसर है जिनमें इन सब चीजों को एड्रेस किया जा सकता है। सबसे पहला फिस्कल डिसिप्लिन पर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना, जो सच्चिदानंद भी कह रहे थे कि सरकार के लिए ये इतना महत्वपूर्ण किस तरह से सरकार कम्युनिकेट करती है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका खुद का एग्जीक्यूशन। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लोगों के मन में जो अभी डाउट पैदा हो गया है कि सरकार इस क्षेत्र में कटौती करेगी, इसको डिस्पेल करने की जरूरत है। क्योंकि पिछले साल के बजट में बहुत नॉमिनल इंक्रीज हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट में। इस साल अगर सरकार कुछ अग्रेसिव इस पर कर सकती है अपने फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए रखते हुए, तो मेरे ख्याल से वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे सकता है बाजार को। और जो निगलेक्टेड सेक्टर्स हैं बाजार के, जिन्होंने पिछले साल कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया, अगर वो इस रैली में पार्टिसिपेट कर गए तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं समझता हूं कि बाजार को अगर आप पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि सेक्टोरल इंपैक्ट बजट का कहां-कहां हो सकता है, किन सेक्टर्स पर मार ज्यादा पड़ी है या किन सेक्टर्स ने पिछले एक साल में पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्या इस बजट के द्वारा उन सेक्टर को कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है जहां पर उनकी प्रोडक्शन सुधर सकती है। तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ी बात होगी। साथ ही साथ एक और आपके छोटा हिसाब सा से सेक्टोरल चीज मैं इंपैक्ट ऐड कर जो दूं। है, सॉरी, हाँ अपनी बात पूरी करिए पहले। हाँ, एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। लोगों ने ये थ्योरी भी फ्लोट किया था पिछले साल कि भारत से पैसा गया क्योंकि हमारे पास एआई के क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं था। हम सब जानते हैं कि अब फरवरी के महीने पे भारत होस्ट करने वाला है एआई समिट, और इस समिट में ना सिर्फ हमारा देश वर्ल्ड के एआई के जो पावर हाउसेस हैं उनको होस्ट करेगा, ये भी संभव है कि हमारी खुद की बनाई हुई लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल जो है उसको भी प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि वर्ल्ड के एआई के प्लेटफॉर्म या एआई के क्षेत्र में भारत अपनी पहल एक बड़े तौर पर करने जा रहा है। हो सकता है कि दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट। और इसके साथ ही साथ अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया में दिखने लगता है तो वो पैसा जो एआई के कारण यहाँ से जा रहा था वो एआई के कारण वापस आ सकता है यहाँ। ये एक बड़ा पॉइंट आपने रेज किया। चूंकि मैं अभी सच्चिदानंद सर के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि आपने सेक्टोरल इम्पैक्ट की बात की। बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है बजट से ठीक पहले डिफेंस सेक्टर को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर का असर शायद देखने को मिले। एआई पे बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री का एआई के कई
दिग्गजों के साथ बैठक करना, एआई पर जोर देना, ये सब क्या इशारे कर रहा है? ये सारी चीजें बजट में एक लोग इस पे उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे इन सारे सेक्टर को लेकर के। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये संभव है, क्योंकि जैसे अगर आप इस सप्ताह भी अगर आप देखें तो जिस तरह से डिफेंस के स्टॉक्स में रैली आई, अगर बाजार इस बात को भांप रहा है कि बजट में डिफेंस रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो ये संभव है। क्योंकि एक स्पेकुलेशन तो ये भी है कि सरकार अब तक जो मॉडेस्ट इंक्रीज करती थी डिफेंस बजट में, वो हो सकता है कि अग्रेसिवली करे। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करने में। और जो हमारी ईयू के साथ एफटीए साइन हुई है, यूके के साथ एफटीए साइन हुई है, ये क्षेत्र डिफेंस के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रखते हैं। तो अगर इसमें अगर आप पीएलआई का घी डाल देंगे तो और भी इसमें तेजी से आग पकड़ने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं बाजार के रैली को देखूं तो शायद डिफेंस में एक एक्सपेक्टेशन बनना शुरू हो गया है। और रही बात एआई की, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे बाजार में एआई से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं के बराबर है। और अगर सरकार एआई को अपने, अगर आपने देखा हो तो इवन इकोनॉमिक सर्वे में एक पूरा चैप्टर डिवोट किया गया है एआई को, यानी कि सरकार अब एआई को बहुत ही सेंटर में लाना चाहती है अपने पॉलिसी मेकिंग में। तो जब सरकार उसको प्रोत्साहन देगी तो और भी कंपनीज इसमें शामिल होना शुरू होंगे, एंड वो एक नए सेक्टर को जन्म दे सकती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, सच्चिदानंद जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक पहलू है। क्लोज के ना आने का काफी लोगों ने इसका उदाहरण दिया है, पर मेरा मानना है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर भारत को काम करना होगा। जैसा कि आर्थिक सलाहकार ने भी कहा है कि ये एक पैराडॉक्स है कि जब हमारे मैक्रोज बेस्ट रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी को पनिश किया गया है। मुझे लगता है और भी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमको ग्रोथ को और सस्टेनेबल बनाने के लिए काम करना होगा। रेजिलियंस, जैसा कि आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि 2-3 बकेट्स में उन्होंने डिवाइड किया है कि क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज जहां जहां है। तो जैसा कि यूएस को माना जाता है कि वो सोर्स ऑफ फंड्स है पूरी दुनिया के लिए, और यदि वो आपको पनिश करते हैं टैरिफ्स के द्वारा 50%, जो कि सबसे ज्यादा था चाइना से, तो एक सेंटिमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। पर मुझे लगता है वल्नरेबिलिटी हमारी ज्यादा रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज कहाँ कहाँ है? डिफेंस है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट्स है, एनर्जी सिक्योरिटी है, और कई सारी चीजें हैं जो आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि लो अर्जेंसी है पर हाई कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन है, जैसे रेलवे सिग्नलिंग, टनल बोरिंग मशीन, इलेक्ट्रोलाइजर, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल, हालांकि ये सारी चीजें जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि लॉन्ग टर्म में इन सारी चीजों पर फोकस किया जा सकता है। और पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के जो बातें कही जाती हैं उससे कुछ न कुछ झलक आपको बजट में या फिर बजट के बाद के दिनों में देखने को मिलती है। एक तरीके से बेहतर तालमेल दिख रहा होता है। आर्थिक सलाहकार बिल्कुल एक अलग साइलोज में बैठ कर नहीं बना रहे होते इकोनॉमिक सर्वे, ये दिखा है पिछले कुछ महीनों में। सुनील सुब्रमण्यम साहब, समय चूंकि शो का अब खत्म हो रहा है, मैं आपसे पूछूं कि अब बजट पेश होने के बाद बाजार यहां से कहां जाएगा? बजट आने के बाद पता चला कि पहले पता चल रहा है आपको? देखिए, मेरे ख्याल में बजट के ऊपर इतना बड़ा बोझ मत डालिए, क्योंकि बाजार को कहीं जाना है तो एफपीआईज को वापस आना है। और एफपीआईज को खाली बजट से नहीं, बजट के कारण ईपीएस ग्रोथ में कैसे वापसी दिख सकती, रिफॉर्म ओरिएंटेड होगी और फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करेगी और इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को सपोर्ट करेगी, तो फिर आप एफआईएस की थोड़ी वापसी एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये सब हुआ तो लाइफ टाइम हाई छूने में करीबन महीने के अंदर। बट राइडर क्या है कि ये अर्निंग सीजन को भी सपोर्ट करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि अभी तक वो नहीं हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अर्निंग सीजन को सपोर्ट करना चाहिए और बजट से ज़्यादा एफपीआई इन लोगों को पे नज़रें टिकी रहेंगी। और ये अपने आप में बिल्कुल अलग बजट इसी मायने में है। बाजार को भी बजट से ज़्यादा इंतजार है कि अमेरिका के साथ डील कब हो जाए, एफपीआई एफआईज कब वापस आना शुरू हो जाए,
टैक्स पेयर्स को कोई उम्मीद नहीं है, इंडस्ट्री को कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ राहत चाहिए, बस आप कर दिए जो कर रहे हैं, कुछ नुकसान मत करिएगा, बस इसी का ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि कुछ पॉजिटिव आए ना आए, नेगेटिव ना आए बजट में, यही उम्मीद के साथ हम लोग आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।